चलिए फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम जो यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं वो है द लैंडफॉर्म्स, और उसके तहत हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। हमारा लास्ट लेक्चर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के कंट्रोलिंग फैक्टर्स के बारे में था। मतलब हमने उसमें ओवरऑल जो डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज़ द एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, उसके ऑल इन ऑल सारे क्या कंट्रोलिंग फैक्टर्स हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम स्पेसिफिक कंट्रोलिंग फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे कुछ मेजर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एक्सोजेनेटिक में से आज हम जिसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो वेदरिंग है। हम मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन, इन सब को डिस्कस करेंगे। इसमें से जहाँ नीडफुल हुआ हम स्पेसिफिक एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के कंट्रोलिंग फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो MCQs आते हैं वो मेनली इन कंट्रोलिंग फैक्टर्स पर बेस्ड होते हैं। आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, अगर वो क्लियर ना हो तो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाता। टर्मिनोलॉजीज़ पर क्वेश्चंस आते हैं, प्रोसेसेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। वो कैसे कैसे आते हैं वो तो हमें पढ़ते हुए पता लग ही जाएगा। आज हम एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में जिस प्रोसेस की डिस्कशन अभी करने जा रहे हैं वो वेदरिंग है। वेदरिंग जिसे हिंदी में कहते हैं अपक्षय। अपक्षय, क्षय हो जाना, किसी चीज़ का क्षय हो जाना, वियर डाउन हो जाना, डिसइंटीग्रेट हो जाना, डिग्रेड हो जाना, डिकम्पोज हो जाना, क्षय हो जाना। ठीक है, जैसे चंद्र क्षय हो जाता है, जब खत्म होता है धीरे धीरे, फिर बन भी जाता है, तो क्षय होना किसी चीज़ का। इज़ दैट क्लियर? उसी की स्टडी आज हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ वेदरिंग। शुरुआत करते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, समझते हैं। पहले यहाँ से शुरू करके पढ़ेंगे यहाँ तक, फिर शुरुआत करेंगे ऊपर वेदरिंग से। हम वेदरिंग ही करने जा रहे हैं, इसे ध्यान में रखें। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये पढ़ेंगे। ओके, सो द चैप्टर इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. From there we will study weathering. So some of the exogenic geomorphic processes we are going to discuss. First one is the weathering. उसके लिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, the exogenic geomorphic processes of wearing away the earth causes a general lowering and leveling out of the surface. तो जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं जो अर्थ को वियर अवे करके ले जाते हैं, वो जनरली लोअर कर देते हैं और लेवल आउट कर देते हैं सरफेस को। यही हम समझ रहे हैं शुरू से। एंड इट इज़ नोन एज डेन्यूडेशन। सो फिर ये एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस डेन्यूडेशन कहलाते हैं। दैट इज़ कैरीड आउट इन 4 फेजेस। तो जो डेन्यूडेशनल प्रोसेस है 4 फेजेस में कैरी आउट होता है। मेंटल क्लैरिटी को सुंदर तरीके से बनाने के लिए ही ये सब चीज़ें मैंने ऐसे ही लिखी हैं कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। डेन्यूडेशन क्या है, वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है, इनको कैसे जोड़ के देखा जाए, एकदम पानी की तरह सब क्लियर हो, आप इरोजन को वेदरिंग से अलग करके अच्छे से समझा सकें, उसके लिए ही ये सारा ऐसे सजा के लिखा गया है। तो वो यहाँ पे समझा रहा है कि जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं ये अर्थ सरफेस को वियर अवे करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस लोअर होता है, लेवल आउट हो जाता है, लेवलिंग हो जाती है। इन एक्सोजेनिक्स जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो कि अर्थ के सरफेस को लेवल आउट और लोअर करने के लिए उसे वियर अवे कर देते हैं, इन्हें डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस कहते हैं, जो कि 4 फेजेस में कैरी आउट होते हैं। वो क्या है? फर्स्ट वन इज़ द वेदरिंग, सेकेंड इज़ द इरोजन, थर्ड इज़ द ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ इज़ द डिपोजिशन। तो these are the 4 phases of denudational process. The first one is the weathering, that is the gradual disintegration of rocks by atmospheric or weather forces. Because weather forces are dominating, that's why the name is the weathering. Because weather forces are dominating, that is why the name is the weathering. So यहाँ पर क्या है? Rocks का disintegrate होना. So it is disintegration of rocks by the atmospheric or weather forces, that is weathering.
तो फेजेस ऐसे बताए गए हैं, ये फेज है, पहले वेदरिंग होगा। ओके, नेक्स्ट इज द इरोजन, द एक्टिव वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बाय मूविंग एजेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बाय मूविंग एजेंट्स। तो मूविंग एजेंट्स जैसे कि रनिंग वाटर, विंड, आइस यानी कि ग्लेशियर्स, वेव्स, these are the moving exogenetic agents. Okay, so the active wearing away, यहाँ पर ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्टिवली ये मूविंग एजेंट अर्थ के सरफेस को वियर अवे कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। सो द एक्टिव वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बाय मूविंग एजेंट like running water, wind, ice and waves, it is erosion. The third is the transportation. So there is a weathered material. The moving agents will come and acquire that weathered material and ultimately they will transport it. So transportation, that is the removal of eroded debris to new positions. तो जितना भी वो इरोडेड डेब्रिस है, इरोडेड सेडिमेंट्स है, मैटर है, उसको रिमूव करके दूसरी लोकेशन तक ले जाना। ओके, सो द रिमूवल ऑफ इरोडेड डेब्रिस टू न्यू पोजीशंस। एंड द नेक्स्ट वन इज द डिपोजिशन, दैट इज द डंपिंग ऑफ द डेब्रिस इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेयर इट मे एक्यूमुलेट टू फॉर्म न्यू रॉक्स। ठीक है, तो रॉक्स ही डिसइंटीग्रेट हुई, डिग्रेड हुई, डिकम्पोज हुई, इरोड करके ले जाई गई, ट्रांसपोर्ट की गई और फिर डंप कर दी गई सर्टेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ, अलग अलग हिस्सों पे, और फिर वह एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी और फिर रॉक्स ही बन जाएंगी। सो द डंपिंग ऑफ द डेब्रिस इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेयर इट मे एक्यूमुलेट टू फॉर्म न्यू रॉक्स, द सेडिमेंट्री रॉक्स दैट वी विल सी। तो इस तरह से जब आप एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की बात करते हैं, वो अर्थ सरफेस को वियर अवे करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस लोअर होता है, लेवल आउट हो जाता है। असल में ये डेन्यूडेशनल प्रोसेस है जो कि इन फेजेस में कैरी आउट होता है, जो फेजेस हैं वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। ये इकट्ठे भी काम कर रहे होते हैं, अलग अलग रफ्तार से काम कर रहे होते हैं पृथ्वी के अलग अलग कोनों पे। कभी कोई ज़्यादा सक्रिय है, एक्टिव है, कभी कुछ, उसके कई कारण होते हैं। सो ऑल 4 phases of the denudation process are taking place simultaneously in different parts of the world at different rates, much depending on the nature of the relief, कि जो रिलीफ है उसका नेचर कैसा है। हमने कंट्रोलिंग फैक्टर्स जब आपको पिछले लेक्चर में कराए थे, उसमें ये सारी चीज़ें बता दी थी कि रिलीफ का नेचर कैसा है। बहुत हाई रिलीफ है, बहुत ही स्टीप ग्रेडियंट है, या बहुत ही जेंटल रिलीफ है, जेंटल स्लोप है, वट एवर बी द थिंग्स, वो किस तरह का रिलीफ है, एंटीक्लाइनल सिंक्लाइनल है, या फिर वहाँ पर फॉल्टिंग हो रखी है, ये सारी चीज़ें। सो रिलीफ का नेचर जो है वो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ओके, सेकेंड आस्पेक्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स। रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, जॉइंट्स हैं या नहीं हैं, उनका ढांचा कैसा है। ओके, अनदर इज़ द लोकल क्लाइमेट एंड अनदर वन इज़ द इंटरफेरेंस बाय मैन। ओके, सो मैन का इंटरफेरेंस, कभी ब्लास्टिंग करता है, कभी कोई पेड़ वहाँ के नहीं है वो पेड़ लगाता है, कभी माइनिंग करता है, वट एवर बी द थिंग्स यू आर डूइंग इट। आप लैंड को लेवल आउट कर देते हैं, रिवर के कोर्सेस चेंज करते हैं, उसके बेसिन में जाके खेती करते हैं, ये सारी चीज़ें आप करते रहते हैं। तो मैन की इंटरफेरेंसेस किस लेवल की है, लोकल क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, ह्यूमिड है, हॉट है, या फिर ड्राई हॉट है, या ड्राई कोल्ड है, ये सारी कंडीशंस हैं। तो लोकल क्लाइमेट कैसा है, मैन का इंटरफेरेंस किस लेवल का है, रॉक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, और जो रिलीफ है उसका नेचर कैसा है, इन सब पर निर्भर करेगी ये चीज़ कि डिफरेंट रेट पे फिर ये जो डिफरेंट डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस हैं, ये एक ही समय में पृथ्वी में अलग अलग दर पर काम करते हैं, अलग अलग रेट पे काम कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दीज थिंग्स। तो इसको वही हम कंक्लूड करते हैं कि सो डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस आर कंडीशनड बाय मैनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक
टोपोग्राफिकल एंड वेजिटेटिव फैक्टर्स। इसकी वजह से डेनुडेशनल प्रोसेसेस कंडीशनड हैं, किसकी वजह से? इन फैक्टर्स की वजह से। जियोलॉजिकल, कि कौन सी रॉक है, जियोमॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री है या फिर इग्नियस है, कितनी हार्ड है या कितनी सॉफ्ट है, कितनी रेजिस्टेंट है या कितनी नहीं है, किस तरह का कंटेंट है, उसका मैटर क्या है, कौन से मिनरल्स उसमें प्रेजेंट हैं, कौन से नहीं प्रेजेंट हैं, जॉइंट्स हैं नहीं हैं, सारी बातें। दीज आर ऑल द जियोलॉजिकल फैक्टर्स। सेकेंड इज़ द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जो हमने अभी डिस्कस किया। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है या फिर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है या फिर कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट है या कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट है, वट एवर बी द टाइप ऑफ क्लाइमेट। कैसा? वर्षा सारा साल थोड़ी थोड़ी होती रहती है या कुछ ही समय में बहुत टॉरेंशियल होती है, ये सारी बातें निर्भर करती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंट्रोलिंग फैक्टर में इनके इम्पैक्ट बताए हैं। नेक्स्ट वन इज़ द टोपोग्राफिक, की क्या है, माउंटेन है, प्लेट्यू हैं, प्लेन है या डेजर्ट्स हैं या कोस्ट हैं, क्या है टोपोग्राफी, कैसी है वहाँ की, बहुत ही रगड़ टोपोग्राफी है या बहुत ही प्लेन एरियाज़ हैं, टोपोग्राफी बहुत डाइसेक्टेड है, वट एवर बी द थिंग्स, ये कंट्रोल करता है। और वेजिटेटिव फैक्टर्स, कि किस तरह का वहाँ का वेजिटेटिव फैक्टर्स, मतलब कि क्या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट टाइप सिस्टम है, राउंड द ईयर बहुत डेंस वेजिटेशन रहता है, सॉइल को बाउंड करके रखता है, या फिर ग्रासलैंड्स हैं या फिर ड्राई डेसिडियस या वेट डेसिडियस, किस तरह के फॉरेस्ट हैं, क्योंकि जब पत्ते गिर जाएंगे आप सनलाइट को, आप रेन को सीधे एक्सपीरियंस करेंगे सरफेस पे। अगर राउंड द ईयर पत्ते हैं तो फिर सूरज का प्रकाश और फिर वर्षा पृथ्वी को सीधे सीधे नहीं छू रही है, इसी पे डिपेंड कर जाएगा कि रॉक कैसे इम्पैक्ट होगी, ये सारी चीज़ें। इज़ दैट क्लियर? तो वेजिटेशन, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, जियोलॉजी, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं कि डेनुडेशनल प्रोसेसेस किस मैनर में वर्क करेंगे, जिनको उसके ऊपर ही लिखा गया था, नेचर ऑफ द रिलीफ, स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, लोकल क्लाइमेट एंड इंटरफेरेंस बाय द मैन। ओके, इतनी बात क्लियर? चलिए, बट इन सब में से जब हम वेदरिंग की डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस जो रखता है वो क्लाइमेट रखता है। When we are talking about the weathering, we need to deal majorly with the climate. So, in context of the weathering, climate is of particular importance. Okay? समझ में आया? अब हम आ सकते हैं हमारे specific topic weathering पे। Now we can talk about the weathering. हमने एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस से शुरू होके अभी डेनुडेशनल प्रोसेस से होते हुए कंट्रोलिंग फैक्टर्स का थोड़ा सा एक झलक लेके वेदरिंग को पकड़ लिया। अब हम वेदरिंग से आगे बढ़ जाएंगे। वेदरिंग इज एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर। किनका एक्शन है? एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो वेदर के एलिमेंट्स का एक्शन है ये। इतनी समझ में आ गई बात? ओके, वेदर के ही सारे एलिमेंट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसका एलिमेंट है, सल्फ़र डाइऑक्साइड उसका एलिमेंट है, नाइट्रोजन उसका एलिमेंट है, ऑक्सीजन उसका एलिमेंट है, तो पानी उसी का एलिमेंट है। उसके साथ मिलजुल करके उसको केमिकली एक्टिव बना करके रॉक्स के साथ केमिकल रिएक्शन करके डिकम्पोज करेंगे। सनलाइट, हीट, बहती हवाएं, ये सारी चीज़ें, पानी का जमना फिर पिघलना, जमना फिर पिघलना, ये सारा किसका है प्रोसेस? बहती हवाएं, बहता पानी, ये सारे एसोसिएटेड विद द वेदर। सो द एलिमेंट्स आर द वेदर एलिमेंट्स। हमने ये पढ़ा था कि जितने भी एक्सोजेनेटिक एलिमेंट हैं ये प्राइमरली तो वेदर एलिमेंट हैं, लेकिन जब इनको वो कैपेबिलिटी आ जाती है जिस कैपेबिलिटी के दम पर ये रॉक मटेरियल को एक्वायर कर लें, उन्हें ट्रांसपोर्ट कर लें, कहीं डिपॉजिट कर लें या रॉक मटेरियल को डिसइंटीग्रेट कर दें, डिकम्पोज कर लें, तब हम इन्हीं क्लाइमेटिक एलिमेंट्स को या वेदर एलिमेंट्स को एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक एजेंट कहना शुरू कर देते हैं। उसके पहले तक हम इन्हें एलिमेंट कह के पुकार रहे हैं, और जैसे ही ये वो कैपेबिलिटी हासिल कर जाते हैं तो ये एजेंट हो जाते हैं। ये सारी बातें, ये सारी प्रोसेस समझाए थे ना। थोड़ा सा पानी लेकिन झरने का पानी,
एग्जाम्पल याद करो। तो वही यहाँ पे बात बताई गई है कि वेदरिंग क्या है। वेदरिंग इज द एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटीरियल्स। तो अर्थ के मटीरियल्स पर एक्शन है वेदर या क्लाइमेट एलिमेंट्स का, या वेदर और क्लाइमेट एलिमेंट्स का। ओके, इसलिए नाम है वेदरिंग। देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस विद इन वेदरिंग विच एक्ट ईदर इंडिविजुअली और टुगेदर टू अफेक्ट द अर्थ मटीरियल्स in order to reduce them to fragmental state। तो वेदरिंग के अंदर कई तरह के प्रोसेसेस होंगे। आगे जा कर के जब आप वेदरिंग की टाइप्स पढ़ोगे, फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, तो यू विल स्टडी मैनी प्रोसेसेस इनटू दैट। जैसे फिजिकल वेदरिंग के अंदर आप फ्रीज एंड दॉ पढ़ोगे, वो एक प्रोसेस स्टडी करोगे। इसी तरह केमिकल वेदरिंग के अंदर आप डिसोल्यूशन स्टडी करोगे। इसी तरह से आप बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर ये स्टडी करोगे, जैसे कि जो बरोज़ एनिमल बरोज़ बनाते हैं, अपनी कमज़ोर कर देते हैं रॉक्स को अपनी खुड्डे बना बना करके। चींटियाँ कैसे वेदर कर देती हैं, कैसे मिट्टी उखाड़ देती हैं, ज़मीन के अंदर से निकाल देती हैं बाहर। चूहे कैसे घुस जाते हैं अपनी बिल में, बिल्ले बनाते हैं। जिन खेतों में या रेलवे लाइनों में लगातार चूहों ने ऐसी खुड्डे बनाई हो, तो कैसे रेलवे मेंटेनेंस वाले उनको वहाँ से हटाते हैं, उनको उन खुड्डों को भरते हैं, क्योंकि रेलवे लाइन के नीचे का जो बेस है वो कमज़ोर हो जाएगा, रेलवे लाइन धंस सकती है वहाँ से। तो इस तरह से नरम कर दिया ना उन्होंने चट्टानों को। क्यों, कैसे किया? लगातार खोद खोद करके तोड़ दिया। यही तो करना है। तो कुल मिला के कहानी ये है, आराम से समझना है। और वो ये है, कोई पूछे कि वेदरिंग क्या है, अपक्षय क्या है। वेदरिंग नाम वेदर मतलब जो एलिमेंट हैं वेदर और क्लाइमेट के, ये उनका एक्शन है। किस पे है ये एक्शन? अर्थ मटेरियल पे ये एक्शन। ओके, और क्या है ये एक्शन, क्या करना है अर्थ मटेरियल पे? वेदरिंग के कई सारे प्रोसेसेस अपना रोल प्ले करके जो अर्थ मटेरियल हैं उसको तोड़ेंगे। उनका काम उसे तोड़ना है। उस मटेरियल को किस स्टेट में छोड़ देना है? फ्रेगमेंटेड स्टेट में। खंड खंड बना देना है, फ्रेगमेंट बना देने हैं, खंडित कर देना है। एक चट्टान दे दो, एक चट्टान रख दो, बूंद बूंद पानी टिप 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 गिर गिर के उसको दो हिस्सों में तोड़ देगा, फ्रेगमेंट बना देगा। ओके, ये काम करना है। ऐसे ही होता है सब कुछ। और कैसे होता है? रेत का एक ढेर लगाना, घरों के बाहर रेत का एक ढेर लगाना। क्यों ज़रूरी होता है कि उस रेत के ढेर के चारों तरफ ईंटें लगा दी जाएं, उसे बांध के रखा जाए? क्योंकि जब भी पवन चलेगी, हवा चलेगी, रेत के कण अपने ढेर से टूट करके उड़ जाएंगे, छूट के उड़ जाएंगे। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? रेत को बोरियों में भर के रखो। थोड़े लंबे समय तक रखनी है तो ढेर लगा के नहीं रखते होते, बोरी में रखते हैं, वरना वो ख़त्म हो जाती है। कैसे? उड़ गई, फुर। किसने किया? बहती हवा ने। वो बहती हवा सा था, रेत को ले गया, ख़त्म। वहाँ से रॉक कहीं जाके और गिरी हुई है। तो विंड यहाँ पर है वेदर का एलिमेंट। एजेंट कौन है? ब्लोइंग विंड। यहाँ पे वेदरिंग एजेंट कौन है मेरे भाई? ब्लोइंग विंड। रॉक कौन है यहाँ पे? सैंड। ले गया उसको उड़ा करके और कहीं ट्रांसपोर्ट करके जाके डिपॉजिट कर दिया। और वो कहाँ डिपॉजिट हो रही है? लोगों के आंगन में, घरों घरों में। तो वो लोग उनको कह रहे हैं, आप अपनी रेता कहीं बोरियों में क्यों नहीं डलवा लेते, रोज़ उड़ उड़ के आंगन में आती है। ये तो होता ही रहता है धरती पे। ये यहाँ पे हुआ है, रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तानों में होता है। तो पेड़ लगा लगा करके उस रेगिस्तान के एक्सपेंशन को रोका जा रहा है, वरना वो रेगिस्तान तो बह बह करके पंजाब में आ रहा है, हरियाणा में आ रहा है। रोकना पड़ेगा। सहारा डेजर्ट को भी ऐसे ही रोका, क्योंकि बहती हवाएं ले जाएंगी उसे आगे बढ़ा करके और ले जा के जमा करा देंगी। कम करो, ज़्यादा हो गया, 23 कर दो, 24 कर दो। ओके, तो बहुत आसान काम है कि इसको ऐसे दिमाग में डेफिनेशन को बैठाओ कि वेदर के, क्लाइमेट के
जो एजेंट हैं या एलिमेंट हैं, टेक्निकल एजेंट वर्ड है वैसे, एजेंट हैं, वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। किस पे करते हैं? अर्थ मटेरियल पे। और असल में क्या करना चाहते हैं? अलग अलग प्रोसेसेस एक्टिवेट होते हैं और अर्थ के मटेरियल को फ्रेगमेंट में बदल देते हैं, खंड खंड कर देते हैं, फ्रेगमेंटेड कर देते हैं। और ये मटेरियल फिर क्या कहलाता है? वेदर्ड रॉक। पहले आए एक चट्टान पूरी खड़ी थी, अब आए हैं टुकड़ा टुकड़ा खड़ी है, तो क्या हो गया? वेदर्ड हो गया। तो अब जो सामने आपके पड़ा है वो कौन सा रॉक पड़ा है? वेदर्ड। क्यों? आप बोलेंगे वेदर्ड रॉक मतलब, आप कहेंगे देखो टुकड़ों टुकड़ों में बिखरी पड़ी है, तो आप वो अगला कहेगा अच्छा मतलब, कहेंगे वेदरिंग हो गई यार इसकी, दिस रॉक इज वेदर्ड नाउ। क्यों? टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा है, तो वेदरिंग हो गई इसकी। तो वेदरिंग एजेंट्स ने कर दिया। ये कौन? कई हैं, सन है, हीट है, होता रहता है। कैसे जो दीवार अपना घर है हम लोगों का, कैसे उस घर की पपड़ियाँ बन बन के उतरती हैं, घर के जो बनेरे हैं, जो घर की छत दीवारें हैं, इतना रंग रुंग भी कराते हो तो थोड़े समय बाद फिर क्यों कराना पड़ता है? मॉइस्चर है, यानी कि पानी, मॉइस्चर वो क्रैक्स में जाने लग जाता है ना। अच्छा, धूप पड़ने से लोग कहते नहीं है, धूप पड़ने से बाबूजी आपका सीमेंट फट गया, जो क्रैक्स आए थे सीमेंट में धूप पड़ने से फट गया। और फिर वो कहते हैं बाबूजी जल्दी ठीक करा लिए सीमेंट, क्योंकि आगे नमी वाला मौसम आ रहा है, आगे बरसातें आ रही, वो पानी उसमें पेनिट्रेट कर जाएगा तो फिर और बर्बाद हो जाएगा, दरारें और चौड़ी हो जाएंगी। और दरार थोड़ी चौड़ी होगी तो वो कह रहा है भाई बाबूजी माहौल ही मस्त बना हुआ है, कौए ने बिठ कर दी थी इसके अंदर, मॉइस्चर मिल गया तो पीपल निकल आया। वेजिटेटिव एक्शन ने बाबूजी आपकी बिल्डिंग में चारों तरफ जड़ें फैला करके दीवार और छत को जर्जर कर दिया है। आज मैं बिजली महकमे गया था, वो कहते भाई साहब मीडिया से हैं, खबर ही चला दीजिए। मैं क्या कहते? दीवार देखना है। मैं दीवार देखी, बाहर के पेड़ की जड़ें दीवार के अंदर आई हुई थी। ऐसा होता है ना, लोग अपनी क्यारियों में बाहर जो कई पेड़ लगाते हैं उनकी जड़ें अंदर मार्बल तक नहीं आ जाती। मार्बल कैसे ऊपर उठ जाता है? मंदिरों में देखना। क्यों? क्या कर रही हैं? जड़ें जैसे जैसे फैल रही हैं उखाड़ दे रही, चट्टानों को खंड खंड कर दे रही हैं। ज़्यादा दिन तक उन्होंने तो मार्बल उखाड़ के दूर फेंक देंगी। इस तरह से हो रहा है। तो वहाँ पे आपने देखा कि ये मेरे घर का क्या से क्या हो गया। मैं 6 महीने बाहर गया तो किसी ने आपको समझाया ऐसा इधर आओ, वेदरिंग हो गया। कहते कैसे? कहते पहले धूप के थपेड़े पड़े तो ये थोड़ा क्रैक आया। आपने कहा ठीक है। फिर कहते उस क्रैक में थोड़ा मॉइस्चर ट्रैप हुआ। आपने कहा फिर आगे उस मॉइस्चर में आ करके चिड़िया पक्षी कौवा किसी ने कुछ बिट उठ कर दिया। कहा अच्छा, उस बीज को पानी मिल गया, माहौल मिल गया, और जो थोड़ी चुनाई करते समय मिट्टी उट्टी थी वो मिल गई, प्रस्फुटित हो गया, जर्मिनेट हो गया, पेड़ निकल आया, वृक्ष निकल आया। आपने कहा अच्छा कैसे? आगे वृक्ष निकल गया, जो जड़ें फैल गई उसने दरार को और चौड़ा कर दिया, दीवार फाड़ दी, उसने अपनी जगह बना ली। आपकी दीवार जो आप बना के गए थे फट गई पूरी। इट इज़ टोटली वेदर्ड नाउ। अलग अलग वेदर एजेंट ने अपना रोल प्ले कर दिया भाई, और ये फ्रेगमेंटेड है। अब क्या करें? पहले पीपल निकालिए, फिर जो ईंटें टूट फूट गई हैं, मसाला सीमेंट तोड़िए, झाड़िए, नए तरीके से रदा लगाइए ईंटों का, फिर से प्लास्टर करिए, फिर मजबूती दीजिए, फिर बनाइए। देखिए किसी ने आके उंगली तक नहीं लगाई उस दीवार को, फिर भी टूट गई। ऐसा वेदरिंग का खेल है। ऐसा पर्वतों के साथ, पठारों के साथ, मैदानों के साथ हो रहा है दिन रात। जो ऐसा ना हो ना मेरे बच्चे, तो खाने को ज़िंदगी में एक दाना नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो वेदर्ड मटेरियल है यही आधार है मिट्टियों के निर्माण का। सॉइल, सॉइल ना बने अगर वेदरिंग ना हो, ऐसे बनती है सॉइल। ओके? और उसी सॉइल में पनपता है जीवन, वनस्पति, भोजन, अनाज, और वही खा के हम जिंदा रहते हैं। तो कृपा है ईश्वर की कि वेदरिंग है, वरना बैठे रह जाते। लेकिन हाँ, अर्बनाइजेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए ये एक तरह का नुकसान भी है, ऐसी बात नहीं है। तो हम इससे बचने के लिए बहुत से प्रयास करते हैं। महंगे महंगे पेंट आते हैं, प्रोटेक और प्रोटेक्टिव शील्ड, वो लिखते भी हैं कि यह आपको बचाएगा वेदरिंग से, वेदर के अलग अलग थपेड़ों से, तो वो बचाते हैं आप अपने आप को। गाड़ियों में आप कितना कोटिंग वोटिंग कराते हैं, इसी से बचाता है वो, और किस चीज़ से बचाएगा?
ऐसे ही यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. ओके, दैट्स ऑल. सो अब आओ अपनी बना लेते हैं डेफिनेशन. अब तो बना ही लोगे, पढ़ते पढ़ते इमेजिन कर ही लोगे. सो वेदरिंग इज एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटीरियल. There are a number of processes within weathering which act either individually or together to affect the earth materials in order to reduce them to fragmental state. Weathering is defined as mechanical या फिर physical disintegration. तो मैकेनिकल के बाद देखो लंबी सी लाइन दिख रही है ना कैमरे वालों को, ये वाला ऑब्लिक कहते हैं इसको. वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल ऑब्लिक फिजिकल डिसइंटीग्रेशन. तो वेदरिंग का मतलब या तो मैकेनिकल और फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होगा, इसको कहते हैं भौतिक अपक्ष है. भौतिक मतलब धूप के थपेड़ों से, बहती हवाओं से, बहती पानियों से जो ये हो रहा है, ये मैकेनिकल या फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है. ठीक है करणदीप. तो वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल और फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन. तो ये देखो वर्ड कितनी अच्छी होती किताबें, एक तरफ डिसइंटीग्रेशन एक तरफ डिकम्पोजिशन, है ना भाई. जब पानी की तेज धार मारते हो गंदे मोटरसाइकिल पे तो वो मिट्टी को तोड़ देता है, फाड़ देता है, और इसलिए वो मिट्टी गिर जाती है मोटरसाइकिल से. तेज तीखी धार से वेदरिंग कर दिया, फ्रेगमेंट डिसइंटीग्रेट कहते हैं इसको. लेकिन जब एसिड में सोना डालते हो या चांदी डालते हो, उसमें चढ़ी सारी मैल झट से उतरती है. वो हुआ है केमिकल रिएक्शन, वो हुआ है डिकम्पोज. जैसे फल सड़ गया है, टूटा एप्पल आपका सड़ गया है, गल गया है, केला सड़ गया है, गल गया है, डिसइंटीग्रेट थोड़ी ना हुआ है कि एप्पल वही का वही है, गल गया, सड़ गया, डिकम्पोज हो गया. जैसे बॉडी, डेड बॉडी डिकम्पोज हो जाती है. एक होता है डिसइंटीग्रेट होना, टांग टूट गई, एक कोई भगवान ना करे जानवर गाड़ी के नीचे आ गया, टांग टूट के उधर गई. जैसे रेलगाड़ी के नीचे आने से ज़्यादा लोग कट जाते हैं, डिसइंटीग्रेट ही हो गए, है कि नहीं. लेकिन दूसरा है कटी हुई चीज़ पड़ी हुई है, डिकम्पोज हो गई. फ़र्क देखो, किताब पढ़ने का एक तरीका होता है, तो ये समझना ज़रूरी है. दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिजिकल और मैकेनिकल. वेदरिंग जो है वो डिसइंटीग्रेशन कराती है, चट्टानों को तोड़ना उसका काम है. लेकिन जो केमिकल वेदरिंग है वो चट्टानों को खार देती है, डिकम्पोज कर देती है. ओके, ये बड़ी बात है. इतनी बात समझ में आ गई, कोई टेंशन तो नहीं है भाई. चलो फिर समझे आगे. सो वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल और फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू. अच्छा, ये एच तो लिखा ही नहीं भैया, आज बता नहीं रहे हो ऐसी बातें हैं, आगे तो बड़ा नोटिस करते रहते हो, आज तो अपने ही गले में फंसे हो. थ्रू द एक्शंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. अब तो सारा समझ में आ ही रहा है आपको, थोड़ी अच्छी डेफिनेशन और बन गई कि वेदरिंग इज डिफाइंड एज फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. अब और टेक्निकल हो गया थोड़ा. एज वेरी लिटिल, अगली खास बात वेदरिंग की, अगला लक्षण, अगला गुण, इरोजन से अलग है ना. ये क्यों अलग है? इसमें मूवमेंट नहीं है भाई, इसमें जो हो रहा है वही हो रहा है. एज वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटीरियल्स टेक्स प्लेस इन वेदरिंग, इट इज़ एन इन सीटू और ऑन साइट प्रोसेस. तो कोई भी चीज़ जब मौके पे ही हो रही हो वो इन सीटू होती है. इंग्लिश में कहते हैं इन सीटू या फिर ऑन साइट, है ना. मतलब अपने ही गार्डन में सेब उगाया और गार्डन में ही बैठ के खा गए. इन सीटू उगाया, इन सीटू ही खा लिया, ठीक है ना. लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर चीज़ बनी हुई है, पहाड़, पर्वत, पठार, कुछ भी, वहाँ पे नहीं कुछ डिसइंटीग्रेट हो रहा, वहाँ पे नहीं कुछ नुकसान हो रहा. उसके बाहर दूसरी जगह पर वो चीज़ हो रही है, तो दैट इज़ एक्स सीटू. ठीक है. तो यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, जो है जो हो रहा है बस वहीं पे हो रहा है. बस आप देख के गए, एक रॉक थी, थोड़े समय बाद आए, वहीं पे खंड खंड हुई मिली है. देख के गए, एक रॉक थी, थोड़े समय बाद आए, वहीं डिकम्पोज हुई पड़ी है. जो है बस वहीं है, इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, वो इरोजन में होता है. ओके. इसलिए इसको हम कहते हैं ये स्टैटिक प्रोसेस है. इरोजन स्टैटिक प्रोसेस नहीं है.
यहाँ से इरोजन और वेदरिंग एक दूसरे से अलग होते हैं. Is that clear? It is a static process because everything that is going to happen, it will be in situ, it is on site. Okay, that's all. आगे बढ़े तो आगे शुरुआत, इसको पूरा अब इकट्ठा पढ़ दे एक बार सारा एक लाइन में. So weathering is action of elements of weather and climate over earth materials. There are a number of processes within weathering which act either individually or together to affect the earth materials in order to reduce them to fragmental state. Weathering is defined as mechanical or physical disintegration and chemical decomposition of rocks through the actions of various elements of weather and climate. As very little or no motion of materials takes place in weathering, it is an in situ or on site process. अब वेरी लिटिल लिखा तो है ना, और आपकी एनसीईआरटी देखो छोड़ती नहीं ऐसी बातों को, बाकायदा डब्बा बना के पूछ रही. कोई बच्चा पढ़ेगा नॉर्मल पढ़ रहा होगा तो वो मिस कर जाएगा इस बात को. देखो बड़ा पूछ रही है कि डब्बे में पूछ रही कि इज दिस लिटिल मोशन विच कैन अकर समटाइम्स ड्यू टू वेदरिंग सिनोनिमस विद ट्रांसपोर्टेशन, इफ नॉट वाई. वेदरिंग में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता ना मेरे भाई. तो वो पूछ रही कि जो लिटिल मोशन भी है ये ट्रांसपोर्टेशन वाला ही है या कुछ और है. नहीं, ये अलग है. ये क्या है? एक बड़ी रॉक है. सारा समझा चुका हूँ शुरुआती लेक्चरों में. अभी पहले जब वो बता रहा था फैक्टर्स, जिसमें मैं बता रहा था ग्रेडियंट एंड ग्रेविटी. एक बड़ा रॉक है, उस बड़े रॉक में धूप के थपेड़े पड़ रहे हैं, कड़क दो हिस्सों में टूट गया. ये जो दूसरा हिस्सा है ग्रेविटी के इम्पैक्ट में नीचे की ओर चला गया, धंस गया या नीचे की ओर फ्लो कर गया स्लोप पे. मास वेस्टिंग कहते हैं इसको, मास मूवमेंट कहते हैं. मतलब जो रॉक का डेब्रिस है या जो रॉक का वेस्ट है वो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ चला गया. बस इतना ही मूवमेंट है. दिस इज द मूवमेंट. इतना हो जाता है वेदरिंग में. कोई पूछ ले तो बताना, एनसीईआरटी ने तो पूछ ही लिया. तो वेदरिंग में ऐसा मास वेस्टिंग हो जाता है, मास मूवमेंट हो जाता है. इससे बच के रहना चाहिए. एक पहाड़ है पूरा एकदम बड़ा था, एकदम से मटेरियल वेदर हुआ, खड़क फ्रैगमेंट हुआ और वो फ्रैगमेंट एकदम से नीचे की ओर फ्लो कर गए. तो ये यहाँ पर जो अब हुआ है ये ग्रेविटी के इम्पैक्ट में हुआ है. ये मास का मास जो है वो फ्लो कर गया. मास मूवमेंट कहते हैं इसको. जो मास है पूरा का पूरा उस रॉक का वो जो वेस्ट हो गया, मास वेस्टिंग कहते हैं इसको. तो इसको कहते हैं रॉक वेस्ट, जो कि अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी फ्लो कर गया. तो ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता मेरे भाई. ओके, ट्रांसपोर्टेशन तो कोई ना कोई एजेंट आके कराएगा ना, हवा, पानी, ग्लेशियर. ये तो ग्रेविटी के प्रभाव में बस, क्योंकि खंड टूटा और वो नीचे बह गया, नीचे हो गया ये वाला. तो जो लिटिल मूवमेंट है वो रियल लिटिल मूवमेंट है. वेदरिंग में कितना लिटिल मूवमेंट है? अगर कल को एमसीक्यू आ जाए कि मास वेस्टिंग हो सकता है, देयर कैन बी एब्सोल्युटली नो मूवमेंट एट ऑल और लिटिल मूवमेंट and that little movement is equivalent to transportation of like in the erosion. No, it is mass wasting, it is mass movement. Okay, बस अब तो तुम सब समझ ही गए, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है. तो कुल मिलाकर के जो वेदरिंग है इसमें 3 चीज़ें हैं. ये 3 चीज़ें पकड़ ली तुमने, ज़िंदगी भर वेदरिंग तुम्हारी. चीज़ नंबर 1, वेदरिंग मेनली 2 तरह से हो रही है यहाँ पे. एक फिजिकल मैकेनिकल और दूसरी केमिकल. बस. अच्छा, दूसरा वेदरिंग मने इन सीटू ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स. ठीक है. अच्छा, तीसरा सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट हो सकता है दैट इज अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट, एंड दैट इज द मूवमेंट ऑफ द रॉक डेब्रिस या रॉक वेस्ट. 3 चीज़ें पकड़ लो, हो गया वेदरिंग. यही है वेदरिंग. ओके, समझ में आया? तो ये मैंने एंड में लिखा है कि वेदरिंग इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स. 1, इट इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द रॉक्स. रॉक में कितने तरह के चेंजेस आएंगे? 2 तरह के चेंजेस आ जाएंगे, फिजिकल या मैकेनिकल चेंज और केमिकल चेंज. तो 2 तरह के चेंज आ जाते हैं रॉक में, फिजिकल और मैकेनिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज. तो भौतिक बदलाव आ जाएगा या रासायनिक बदलाव आ जाएगा?
जो प्रक्रियाएं होती हैं वो होती है फिजिकल प्रोसेस होगा एक, किस किस तरह की वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है और बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग भी जब होगी मेरे बच्चे तो रॉक में कैसा चेंज लाएगी, या फिजिकल चेंज लाएगी या केमिकल चेंज लाएगी, समझो ना बात को। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, एक तरफ हमें तीन तीन वर्ड बोल रहे हैं फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, और अब बता रहे हैं रॉक में चेंज आएंगे दो तरह के, फिजिकल और केमिकल। वो है कि कितने तरह की वेदरिंग होती है, तीन तरह की वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये है कि रॉक में बदलाव कितने तरह के आते हैं, वो तो दो ही तरह के आएंगे ना, फिजिकल और मैकेनिकल बदलाव आएगा और दूसरा केमिकल बदलाव आएगा। सिंपल कहानी है, कहाँ कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, रीडिंग में ही खेल है सारा। तो वेदरिंग में, वेदरिंग इन्वॉल्व्स थ्री थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज इट इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द रॉक्स, फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। ये गांठ बांध लो। अच्छा, दूसरी आइटम, सेकंड, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक अकर इन सीतु। जो चट्टानें टूटेंगी वो इन सीतु टूटेंगी, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्टैटिक प्रोसेस है ये। अच्छा, तीसरा आइटम क्या है, नो लार्ज स्केल मूवमेंट एक्सेप्ट मास मूवमेंट। कोई लार्ज स्केल मूवमेंट नहीं है, जो एक लिटिल मूवमेंट है, वो मोशन है, वो इसमें मास मूवमेंट है, मास वेस्टिंग है, जो कि मैंने बता ही दिया आपको क्या है, वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, जगह नहीं थी, हो गया इतना बोर्ड सारा लिखा, समझ आ गया। इसके अलावा यहाँ कुछ लिखा है, वो क्या है, वेदरिंग प्रोसेस डिफर फ्रॉम क्लाइमेट टू क्लाइमेट। तो क्लाइमेट टू क्लाइमेट तो वेदरिंग डिफर करेगा ही, क्लियर हो रहा है। सिर्फ वेदरिंग का प्रोसेस डिफर करेगा क्लाइमेट टू क्लाइमेट ऐसा नहीं है। एंड ऑल्सो द डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मेंटल डिफर। क्लाइमेट टू क्लाइमेट वेदरिंग वेरी करेगी और क्लाइमेट टू क्लाइमेट वेदरिंग मेंटल की डेप्थ भी वेरी करेगी। अच्छा, अब बच्चा पूछ रहा है वेदरिंग मेंटल की डेप्थ क्या है, वेदर्ड मेंटल डेप्थ कह लो या वेदरिंग मेंटल की डेप्थ कह लो, क्या है ये, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक रॉक है, रॉक में वेदरिंग होना शुरू हो गया, वेदरिंग हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, सब हो रहा है, डन है। जब आप आए पहले तो सिर्फ रॉक था, इसको बोलो पेरेंट रॉक। थोड़े समय बाद आए देखने तो खंड खंड हो गया, टूट टूट सा गया, आपने कहा अच्छा ओके डन, वेदर्ड रॉक। लेकिन उसको हटाया, ऊपर से सारा साफ किया तो नीचे फिर पेरेंट रॉक बिल्कुल सही मिला। ऊपर जो मटेरियल मिला दैट इज वेदर्ड। थोड़े समय बाद आए, इस वेदर्ड मटेरियल के ऊपर कुछ इस बार लेयर मिली, सॉइल। सॉइल के नीचे पेरेंट रॉक के ऊपर वो जो वेदर्ड मटेरियल है वो वेदर्ड मेंटल है। सॉइल के नीचे पेरेंट रॉक के ऊपर वो जो वेदर्ड मटेरियल है वो क्या है, वेदर्ड मेंटल। याद रखियो, ठीक है। वेदर्ड मटेरियल बेस होता है सॉइल बनने का। वेदर्ड मटेरियल से क्या बनता है, सॉइल। पहले बनेगा पेरेंट रॉक, पहले होगा कहीं भी पेरेंट रॉक, फिर बनेगा वेदर्ड मटेरियल, उससे फिर आगे बनेगा सॉइल। जब उस वेदर्ड मटेरियल में ऑर्गेनिक मैटर इन्वॉल्व होता है आकर के, पेड़ पौधे, पत्ते, लिटर, ह्यूमस, जीव जंतु, बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स और मॉइस्चर। तो मॉइस्चर, ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज द बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स एंड द रॉक मटेरियल, तीनों मिलके कहलाते हैं सॉइल, मृदा। क्या कहलाते हैं, सॉइल, हिंदी में कहते हैं मृदा। तो मृदा के निर्माण का आधार है वेदरिंग, ठीक है। तो पेरेंट चट्टान से होगा वेदर्ड मटेरियल, वेदर्ड मटेरियल से आएगी सॉइल। ऊपर सॉइल है, सॉइल को छांटो, नीचे शुरू हो गया वेदर्ड मटेरियल, उसको छांटो, नीचे आ जाएगा पेरेंट रॉक। तो सॉइल के नीचे पेरेंट रॉक के ऊपर वो जो मोटा सा परत है वो वेदर्ड रॉक का है, उसको कहते हैं वेदर्ड मेंटल। वो क्या है, वेदर्ड मेंटल।
और ये वेदर्ड मेंटल की थिकनेस क्लाइमेट टू क्लाइमेट वेरी करती है मेरे भाई, ये मिलीमीटरों से कई हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक जाती है। ट्रॉपिकल रीजन्स में वेदर मेंटल थिक रहता है एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स, तो इसलिए कहा है कि जो डेप्थ ऑफ वेदर्ड मेंटल है ये क्लाइमेट टू क्लाइमेट वेरी करती है। डेप्थ मतलब मोटाई, मैंने थिकनेस, कहीं पे वेदर्ड मेंटल थिन होगा, कहीं पे वेदर्ड मेंटल बहुत थिक होगा। ओके, अब जो इतना जो पढ़ाया है इसके बेसिस पे कुछ वर्बल पढ़ना चाहता हूँ, और आप देखते हैं कि आप उससे सारे से अच्छे से कोरिलेट करते हैं कि नहीं। सारा समझना है अच्छे से, कोई हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से समझो। द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट वर्बली करा देंगे। द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इन सीतू इज जनरली कॉल्ड वेदरिंग। मजा आ गया? अब कोई दिक्कत है? MCQ आ रहा है तो कर जोगे ना 1 सेकंड में। वेदरिंग मैच द कॉलम। द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इन सीतू is generally called weathering. It means weathering is a static process. 3-4 आदमियों के अलग अलग डेफिनेशन है, चारों पढ़ते हैं, बड़ी मज़ेदार हैं, कंक्लूजन तो हम निकाल ही लेंगे। किस आदमी की है वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन नंबर 1, weathering is the breakdown and alteration of minerals near the earth's surface to produce earth's surface to products that are more in equilibrium with newly imposed physico-chemical conditions। देखो कितनी बातें करते हैं ये लोग यार, एक तो कुछ है नहीं, अगर थोड़ा समझो, कुछ है नहीं, थोड़ा समझो। देखो एक रॉक है, एक रॉक है, एक रॉक जन्मी, एक रॉक का जन्म हुआ, एक हिमालय बना, नए बच्चे की तरह ही जन्मा है, नए शिशु की तरह। क्यों बोला मैंने नया? क्योंकि जब एकदम अस्तित्व में आया तो आप अपने सराउंडिंग में जो फिजिकल केमिकल एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस किया वो इसके लिए नया ही था, तो इसको ढलना नहीं होगा जैसे इंसानी शरीर अपने सराउंडिंग के मुताबिक ढलता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, टेम्परेचर, फिर कहते बच्चे को पहले 2 साल तक बचाओ सर्दियों से, गर्मियों से, बरसातों से, एक बार सेट हो गया फिर निकल गया। कहते नए जन्मे बच्चे के बारे में ज़्यादा प्रोटेक्ट करके देते हैं, तुमको उतनी ठंड भी लग रही, उसको कितने सारे कंबल। अभी वो तैयार नहीं हुआ है सराउंडिंग फिजिकल एटमॉस्फेयर के लिए, जब हो जाएगा टेंशन नहीं लेने का, संभाल लेगा वो। ऐसे ही चट्टाने हैं भाई, ईश्वर की देन है, एकदम नई नई लिशकौर चमकती चट्टान, सराउंडिंग में देखा एकदम अलग फिजिकल केमिकल माहौल, उसके साथ एडजस्ट होएगी, अब इक्विलिब्रियम बनाएगी। मतलब जितना का टूटना है, जितना का बिखरना है, जितना का डिकम्पोज होना है, हो के सेट हो जाएगी, ऊपर वेदर्ड मेंटल बन जाएगा, उसके नीचे पेरेंट रॉक इंटैक्ट है। मतलब जितना के शरीर का रंग काला पड़ना है धूप चढ़ने से, जितनी की टैनिंग होनी है, जितनी की फिंसियाँ उनसियाँ होनी है, जितने के बाल उल झड़ने, हेलमेट पहनने जो होना है उतना हो जाएगा, उसके नीचे अपनी बॉडी इंटैक्ट है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? नीचे होंठ इंटैक्ट है, लेकिन सर्दियों में जैसे ही नंगे मुंह बाइक पे जा रहे हो तो होंठ ऊपर से कैसे सफ़ेद होके फट जाते हैं। वेदर्ड मटेरियल ऊपर ऊपर है, नीचे होंठ लेकिन बचा हुआ है। बोरो प्लस लगाओ फिर बचा हुआ निकल आएगा, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बी इन टू द इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। और क्या है भाई? तो तुम्हारे मामले में यह है तो चट्टान के मामले में नहीं है। जैनिज्म तो कहता है सब में जीवन है, सब जीवित हैं, सब वैसे ही चल रहा है जैसे इंसान चल रहा है। अब पढ़ो इसको, अब लाइन सुनना दोबारा, सही कह रहा हूँ कि नहीं? सुनो इसकी डेफिनेशन, बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है, बहुत डीप सोच गया और बड़ी टेक्निकल बात कह दी कि वेदरिंग इज द ब्रेकडाउन एंड अल्टरेशन ऑफ मिनरल्स नियर द अर्थ सरफेस to the products that are more in equilibrium with newly imposed physico-chemical conditions। तो वेदरिंग क्या है कि जो अर्थ के सरफेस पे मटेरियल है, मिनरल्स हैं, उनका ब्रेकडाउन हो जाना, उनमें चेंजेस आ जाना और ऐसे प्रोडक्ट बन जाना जो सराउंडिंग फिजिकल केमिकल कंडीशंस के साथ ज़्यादा इक्विलिब्रियम में है। दैट्स ऑल।